नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे जमानत यानी बेल के पॉइंट पर। ज्यादातर एडवोकेट की मुख्य कमाई जमानत पर ही निर्भर है, यानी कि जमानत की विद्या जिसको आ गई उसकी समझ लो उसको आधी वकालत आ गई। जमानत करवाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए, ये आपके एकदम सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होंगे आप जमानत नहीं करवा पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कौन सी जमानत कहाँ से होगी, कहां से जमानत नहीं होगी। जमानत में आपको मुख्य मुख्य किन किन बिंदुओं का आपको पता होना चाहिए, ये इस वीडियो में अपन समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक नॉलेज है कि जमानती एवं अजमानती अपराध, इसका अर्थ यह हुआ कौन से मामले तो जमानती है जिसकी थाने में जमानत हो जाएगी, कौन से मामले ऐसे जो अजमानती जिसकी थाने में जमानत नहीं होकर कोर्ट में होती है। मगर कुछ अजमानती मामलों की थाने में भी जमानत होती है। तो आपको यह समझना भी जरूरी है कौन से मामले जमानती है और कौन से अजमानती है। आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। जो रेगुलर घटनाएं हैं उनमें से आपको जैसे जैसे आपको पता चला कि 323 का मामला है तो जमानत थाने से हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार से आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए। उसकी अलग से एक सारणी बना के मैं आपको बता दूंगा। दूसरा कि थाने से जमानत, थाने से जमानत में समझ लो आप अजमानती मामलों में जमानत कब थाने वाले ले सकते हैं और जमानती मामलों में थाने से जमानत होगी तो उसका प्रोसेस क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। क्या उसमें दस्तावेज चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा मामला है कि मान लो जमानत थाने से नहीं हो रही है और आपको कोर्ट से करवानी पड़ रही है। तो जैसे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के अंदर जमानत कराते हो या एसीजेएम में या एमएम जो कोर्ट है उसमें जमानत कराते हो, यानी कि जमानत का जो प्रथम आवेदन पत्र है वो कैसे लिखना और उसमें क्या लिखना ये आना चाहिए। फिर मान लो उसी कोर्ट से जमानत नहीं हुई है और आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत नहीं करी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज होगी मान लो, तो पुनः उसी कोर्ट में द्वितीय आवेदन यानी पुनः उसी कोर्ट से जमानत का आवेदन कैसे देना। जैसे एक तो आपने आवेदन दिया, पुलिस पकड़ के लाई, उसके बाद जमानत नहीं हुई। फिर आपने आवेदन दिया चालान होने के बाद, फिर भी जमानत नहीं हुई। फिर आपने आवेदन दिया गवाह होने के बाद, फिर होती है नहीं होती। यानी कि कब कब एक ही कोर्ट में जमानत आवेदन एक ही कोर्ट में लगा सकते हो वो भी पढ़ेंगे। फिर अपन ये जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डीजे कोर्ट में जमानत का मान लो कि एसीजे में खारिज होगी तो डीजे कोर्ट में लगाओगे तो कौन सी धारा में लगाओगे ये भी अपन पढ़ेंगे। फिर इसमें देखो ये भी पढ़ेंगे अपना अग्रिम जमानत, अग्रिम जमानत का आवेदन कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये भी आपके एकदम कंसेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास जमानत करवाने के लिए आए तब आपके एकदम दिमाग में सारे घोड़े दौड़ जाने चाहिए कि यार इसमें तो मुझे ये करना है जो मैं बता रहा हूँ ना। आप अभी देखो इसमें क्या क्या बता रहा हूँ, तो क्या तरकीब कहाँ लगानी है आपको पता होना चाहिए। प्लस आपके अधीनस्थ न्यायालय से अगर खारिज हो गई है और डीजे से जमानत करे तो उसके आवेदन में क्या लिखना है ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पांचवा पॉइंट है हाई कोर्ट से जमानत, क्या सावधानी बरतनी, इसे होगी कि नहीं होगी ये भी आपको पता होना चाहिए। और कैसे आवेदन लिखना है या किस वकील साहब के पास भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर देखो छठी बात बताता हूं, कभी कभी क्या होता है कि जमानत करवाना उचित नहीं होता और एफआईआर कैंसिल करवाना उचित होता है, ठीक है ना। तो कब जमानत का आवेदन कराना चाहिए और कब एफआईआर कैंसिल, यानी कि मुलजिम को नहीं पकड़ा है तो कब आपको अग्रिम जमानत में जाना चाहिए और कब आपको एफआईआर कैंसिल कराना चाहिए, यह महत्वपूर्ण बात है। कई बार आप अग्रिम जमानत लगा देते हो तो फिर चालान नहीं आ रहा तो पुलिस चालान दे देती है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कब मुझे एफआईआर कैंसिल कराने जाना चाहिए और कब अग्रिम जमानत लगानी चाहिए। फिर सातवीं बात कि कौन कौन से अपराध है जो प्रैक्टिकली आपको होना चाहिए कि जिसमें जेएम कोर्ट में या एसीजेएम कोर्ट में तो जमानत हो जाएगी, कौन से अपराध है जिसमें डीजे, इसका कोई फिक्स नहीं है परफॉर्मा, पर प्रैक्टिकली आपको नोट चाहिए कि यार छोटे अपराध इसकी यही हो जाएगी, यहाँ से डीजे कोर्ट से भी हो जाएगी और इसकी हाई कोर्ट से होगी और इसकी हाई कोर्ट में आफ्टर चालान होगी या इसकी हाई कोर्ट में आफ्टर
गवाह होने के बाद होगी, या गवाह होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कौन सी मामले में जमानत होगी। यानी आपका जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको आपके क्लाइंट को आप सही तरीके से जवाब नहीं दे पाओगे कि क्या होगा। वो पूछेगा और आपको उत्तर नहीं आ रहा तो वो छोड़ के दूसरे के पास चले जाए। यानी कि इस मामले में आपको पक्का रहना है। फिर 8वीं बात करता हूं मैं कि जमानत को कैंसिल कैसे कराना, ये भी आपको आना चाहिए। हर बार जमानत कराने वाला व्यक्ति नहीं आएगा, कई बार फरियादी आ गया और सामने वाला जमानत लगा रहा है तो उसको कैंसिल कैसे कराना है, ये बात भी आपको आनी चाहिए। फिर अब एक बात और करते हैं अपन 9वीं कि महत्वपूर्ण रूलिंग। जो जमानत करवाते समय आपको कुछ रूलिंग जो आपको हमेशा फोटोकॉपी करके अपने साथ रखनी चाहिए, किस मामले में कौन सी रूलिंग देनी। क्योंकि जमानत वाला तुरंत आएगा आपके पास, आप पुलिस ला रहे हैं, पुलिस वाला पकड़े ला रहे हैं, चलो 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 वकील साहब, आपको एप्लीकेशन लिखने का समय भी नहीं मिलेगा तो उस समय रूलिंग काट लोगे। तो कुछ रूलिंग आपको ढूंढ के रखनी चाहिए, जो कुछ रूलिंग मैं बताऊंगा और आपके ध्यान में तो आप भी मुझे बताएंगे, जिससे जमानत में आपके सहायता उत्पन्न हो। ये तो हो गई सारी जमानत प्रोसेसिंग, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए अलग अलग सेक्शन में, यानी कि अलग अलग धाराओं में, अलग अलग प्रकार के अपराध में पुलिस कोर्ट में मुलजिम को पेश करती है। तो उस समय आपको यह पता होना चाहिए कि जमानत के आवेदन में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जैसे कि मान लो कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ के लाई और आपने बोल दिया कि साहब इससे तो कोई रिकवरी नहीं हुई है, तो पुलिस वाला कहेगा रिकवरी करने के लिए तो मैं इसकी पीसी मांग रहा हूं। तो ऐसी गलत बात नहीं लिखनी, यानी क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए यह भी आपको आना चाहिए। फिर सबसे बड़ी बात और मोटी बात बताता हूं, आपके पास कोई व्यक्ति आया कि साहब पुलिस पकड़ लिया है मेरे भाई को, रिश्तेदार को, और उसकी जमानत करानी है, और आप जेएम कोर्ट में बैठे हो या एसीजेएम कोर्ट में बैठे हो, और वो सीधा पकड़ के उसको पोस्को कोर्ट में लेके चला गया, या वो सीधा उसको पकड़ कर एससी एसटी कोर्ट में लेके चला गया, ठीक है ना, या वो सीधा पकड़ के उसको बालक न्यायालय में लेके चला गया। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ रखा है वो कौन सी कोर्ट में ले जाके पेश करेगा। या आप जैसी मान लो एसीजेएम नंबर 1 बैठे हो, वो एसीजेएम नंबर 2 में ले आया, तो कब एसीजेएम नंबर 1 में लाएगा, कब एसीजेएम नंबर 2 में लाएगा, कब उसको कोर्ट में ले जाएगा, कब एसटीएसी में ले जाएगा, कब बालक न्यायालय में ले जाएगा, कब एनडीपीएस कोर्ट में सीधा पेश करता है। ये सारे आपको पता होना चाहिए कि पुलिस किस जगह पे उस मुलजिम को पेश करेगी। ऐसा नहीं कि आप तो उस कोर्ट में इंतजार करते रहोगे, आएगा जमानत लगूंगा, वो तो आई गए खारिज भी होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक तो मुलजिम है जो थाने में है, उसकी जमानत यानी पुलिस अभिरक्षा में तो कैसे कराएंगे 11 पॉइंट, और 12 पॉइंट है मान लो अभियुक्त जेल में है तो उसकी जमानत कैसे कराएंगे, यह भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक पॉइंट और आता है 13 पॉइंट कि मान लो कि जमानत का आवेदन बार बार खारिज हो रहा है तो क्या करना चाहिए। यानी कि आप एडवोकेट हैं तो आपको सिर्फ लकीर का फकीर नहीं बनना है, आपको सारे कंसेप्ट हम सब सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीखेंगे। सारे कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप आपके क्लाइंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, ना उसको संतोषजनक उत्तर दे पाएंगे, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा बॉस क्या कर रहा है, बॉस क्या नहीं कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। कभी तो बॉस थाने से जमानत करा देते हैं, कभी कौन सी कोर्ट में जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। वो काम इतना स्पीड से होता है ना, पता ही नहीं चलता। जैसे भन्नाट एकदम स्पीड से होता है, आप सोचते सोचते तब तक हो ही जाता है ना, आपको पता नहीं चलता कि यार इसमें ऐसा किया, उसमें ऐसा किया, इसका मूल कारण क्या है। ये सारी बातें सीखने में आपको 1 से लगाकर 10 साल लग जाएंगे कोर्ट से, मेरा अनुभव है। तो ये जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप 1-2 साल में सीख जाएंगे, और जब अगर इस वीडियो से कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप और भी जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि आपको सारा पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ा खेल क्या होता है। आपको अच्छा कानून आता है, आपको सब कुछ आता है, आपके पास क्लाइंट भी आ गया और क्लाइंट वो भाग जाता है ना, तो थाने से जमानत जहां करानी है उस कोर्ट तक जो मुलजिम आता है ना, भले उसके रिश्तेदार आपके पास आ गए, मगर बाद में आपको पता चलता है कि यार आपको तो कैंसिल कर दिया है उन्होंने और दूसरा वकील लगा दिया है,
इस संबंध में आपको क्या सावधानी रखनी है कि क्लाइंट आपके हाथ से नहीं छूटे। यानी कि आपके पास भले एक रिश्तेदार आया, फिर बाद में पता चला कि यार वो तो पुलिस वालों ने सेट कर दिया, या उसको कोई दूसरे रिश्तेदार ने सेट कर दिया, या किसी तीसरे वकील ने लगा दिया ना, आपको पता ही नहीं चला क्या हो गया, आप सिर्फ डिले डाले बेटर है। तो जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मेरे भाई की जमानत करानी है, मेरे मामा की जमानत करानी है, या मेरे रिश्तेदार की जमानत करानी है, उस समय आपके दिमाग के घोड़े क्या दौड़ने चाहिए, क्या करना है, ये भी आपको पक्का आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप नए वकील हैं, नए वकीलों के ऊपर लोगों का विश्वास कम होता है। तो आपको विश्वास कायम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, यानी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। जो भी आप उसको उत्तर देंगे वो उत्तर ठोस होना चाहिए, क्योंकि जो सीनियर एडवोकेट से पूछते हैं, सीनियर एडवोकेट एक ही बात बोलते हैं, कुछ मत बोलो, देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है, बस। तो भी क्लाइंट उस पर विश्वास करता है। और जूनियर एडवोकेट से तो 100 प्रश्न पूछेगा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी देर में हो जाएगी, क्या होगी, फिर मान लो नहीं हुई तो आपका जी खाएगा और आपकी बात बिगड़ेगी, यार आपने मेरे को ये बोला नहीं, ये आप ये कैसा कर रहे हो, और पैसा भी वो कम देगा आपको। सीनियर को पैसा भी पहले ले जाके देगा, हिसाब पैसे क्या, अभी वो सीधा बोलेगा 50,000 लाओ, 20,000 लाओ, 10,000 लाओ, 1,00,000 लाओ, और जवाब भी कुछ नहीं देगा, हम ट्राई कर रहे हैं, इतना ही जवाब देगा। साथ में आप इसमें क्या होता है, 14वां पॉइंट और बताता हूं मैं, एपीपी का भी महत्वपूर्ण रोल है। तो जब जमानत करा रहे हो तब इस रोल, इसे किस प्रकार का रोल रहेगा, क्या करना है, ये भी आपको समझना आवश्यक है। प्लस जमानत की फाइल जब कोर्ट में थाने वाले लेके आते हैं तब वो फाइल का आपको पता नहीं होता है कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि चालान से पहले आपको पता ही नहीं होता है, तो कैसे पता करें। कई बार आपको एफआईआर भी पढ़ने को नहीं मिलती है, सीधा आ जाता है एफआईआर भी, पुलिस आपको नहीं बताती है। उस स्थिति में आपको क्या करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो मेन काम है जमानत वाला, ये पुलिस का और कोर्ट के मध्य का बहुत ही स्पीड वाला काम है, और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला बनना है। हर पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए, तभी आप अच्छे वकील बन पाओगे। तो अपन इस वीडियो के जरिए एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। जैसे सबसे पहले अपन मान लो क्लियर कर दिया कि थाने में कोई व्यक्ति बंद है और आपको कोर्ट से जमानत करानी है, ठीक है ना। उस समय आपको क्या करना चाहिए, यानी कोर्ट में वो लाकर पेश करे उससे पहले वाली सारी कहानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये सारा अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इसकी जमानत के ऊपर अपन वीडियो क्रम वाइज बनाएंगे, भले 2 वीडियो बने, 10 वीडियो बने, 15, मेरे हिसाब से 14-15 वीडियो तो बनना चाहिए। एक एक पॉइंट पे एक एक बनाएंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, जमानत का कौन जमानत दे सकता है, कौन जमानत नहीं दे सकता है, जमानत का फॉर्म क्या भरना है, कब जमानत में रोकड़ पैसा जमा होता है, कब 2 जमानती लगते हैं, कब 1 जमानती लगता है, जमानत के डॉक्यूमेंट आपके नहीं है, फंस गए तो क्या होगा, बाहरी व्यक्ति है उसकी जमानत का, कभी कोई व्यक्ति कह रहा है कि साहब वकील साहब मेरे पास जमानतें नहीं है, आप जमानती कहीं से सेटल करा दो, तो क्या आपने को जमानत सेटल कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यानी कि जो भी प्रैक्टिकल समस्या है उन प्रैक्टिकल समस्याओं पर अपन बात करेंगे। मैं चाहता था सीधा जमानत का आवेदन लिखवा देता, ये लिखो ये लिखो, जमानत तो लिखना भी सीख गए आप, बोलना भी सीख गए, मगर क्लाइंट ही आपके पास नहीं आ रहा, क्लाइंट को हैंडल करना ही नहीं आ रहा। तो मेरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य है कि आप कोर्ट का काम तो करना सीखो ही, साथ में साथ जमानत का मतलब आपके क्लाइंट को भी हैंडल करना सीखो। जब तक क्लाइंट को हैंडल करना, वकालत में जमे रहना आप नहीं सीख पाओगे, तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। आपको सारे विद्यार्थी कोई आपके पास आ ही रहा है तो क्या करोगे। तो इसके लिए मुझे सिर्फ आपको विश्वास दिलाना है, 3 से 4 घंटे रोज पढ़ना है, ठीक है। अगर 3 से 4 घंटे आप रोज पढ़ रहे हो तभी आप अच्छे वकील बनोगे। थाने थाने दौड़ रहे हो, इस थाने में जमानत करा दूं, उस थाने में, उस पुलिस वाले से, उस नेता से, उससे कोई काम नहीं आएगा। 3 से 4 जो आपकी पढ़ाई है वही ज्यादातर काम आएगी, वो भी करना चाहिए, मगर पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है और साथ में इंग्लिश भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप मुझे विश्वास दिलाओ, कमेंट्स में लिखोगे सर हमने आपके वीडियो देखने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया, हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद होगा। और क्या मुझे सारे जमानत पर वीडियो एक साथ बनाने चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अब वीडियो बनाएंगे एक एक तो थोड़ा गहरा बनेगा, लंबा भी बन सकता है, तो क्या लंबे वीडियो बनाऊं या शॉर्ट बनाऊं, इस पर आप अपनी राय अवश्य दें। मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।